Hello and welcome once again. Today we are going to start a new chapter, and the chapter name is Nervous System. तो आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो नर्वस सिस्टम को जानने से पहले एक वर्ड आता है हमारे सामने, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चले। ठीक है, क्या होकर चले? कोऑर्डिनेट होकर चले, यानी कि एक दूसरे को क्या करें? कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, एक दूसरे को क्या करें? कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपने एनालाइज किया होगा कि जब मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं या आप किसी भी टाइप की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या देखते हैं आप कि आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है कि उस समय आपके जितने भी बॉडी थी उसको ये पता चल गया कि भाई ये पर्सन जो है ये रनिंग कर रहा है और रनिंग के टाइम पर इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है मसल्स को रेस्पायर करने के लिए। तो इस वजह से रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ गया है, पंप की बीटिंग बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत चाहिए, ब्लड की सप्लाई लेग्स को तुरंत चाहिए, है ना। या आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो इससे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा हो, जब सब कुछ एक कैसे मैनर में चल रहा हो? कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, नर्वस सिस्टम जो है हमारा काम कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, और सब कुछ कैसे चला रखा है उसने? बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, सब कुछ कैसे चला रखा है? कोऑर्डिनेटेड मैनर में चला रखा है। ठीक है, तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम में, तो ये दो तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम इन्वॉल्व्ड हैं आपकी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर रखने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए। यानी कि आपका जितना भी इंटरैक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम काम करता है आपका नर्व्स से। ठीक है, नर्व्स विच आर मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू, जो किससे बनी रहती है? नर्व टिश्यू या नर्व सेल कह दूं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है आपका हार्मोन्स से, यानी कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स या फिर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स घूम रहे हैं, वो ऑर्गन्स को आदेश करते हैं या वर्क कराने के लिए एक्शन क्रिएट कराते हैं ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन वीडियो हम अगली डालेंगे, इसके बाद डालेंगे जब हमारा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम की बात करें अगर हम, तो नर्वस सिस्टम हमारा दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, किससे मिलके बना है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और इधर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सारी हमारी क्या आ जाती है? नर्व्स आ जाती है, सारी नर्व्स आ जाती हैं। और ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, तो सोमैटिक में वो सारी नर्व्स आती हैं जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, और ऑटोनॉमिक में वो आती हैं सारी जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं। यानी कि जो आप अपनी मर्जी से कोई एक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए मैं ये हाथ हिला रहा हूं,
तो इसमें जो नर्व्स का रोल रहेगा वो कौन से सिस्टम के अंदर आएगा, सोमैटिक के। और मान लीजिए मेरी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है या मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनवॉलेंट्री मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का आदेश दिया जा रहा है, तो वो किसके कंट्रोल में आएगा, ऑटोनॉमिक के, यानी कि इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन कंट्रोलिंग यूनिट, जो हमारी बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, दैट इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में मैं एक वीडियो में सारा डिटेलिंग बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं न्यूरॉन के बारे में। तो अगर हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कहलाता है सेल बॉडी। इससे राइज होते हैं डेंड्रॉन्स, फिर उससे सेकेंडरी ब्रांचेस जो बनती हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। वो क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। यहां से सेल बॉडी का इलोंगेशन होता है और स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। उसके ऊपर श्वान सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है माइलिन शीथ को बनाना। और इसी बेसिस पर दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, एक तो माइलिनेटेड, ठीक है, एक होता है माइलिनेटेड, मैं बना चुका हूं वीडियोस पे, और एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, एंड में आके टर्मिनल आ जाता है जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, और यहीं से दूसरे न्यूरॉन की ज्वाइनिंग होती है डेंड्राइट्स की, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की, और ये जो जंक्शन बनता है इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। ये सब बता चुका हूं, उस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं। ये न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसिल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो न्यूरॉन होते हैं इसका जो एक्सॉन पार्ट होता है, ठीक है, जो न्यूरॉन होता है इसी का एक्सॉन पार्ट जो होता है वो बंडल बनाकर नर्व्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बंडल बनाकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, नर्व्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में देखो, आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा क्या, देखो यहाँ पर ये एक्सॉन है ये जा रहा है, फिर ऐसे ही बहुत सारे एक्सॉन, देखो एक पूरा बंडल बना रहा है, फिर ऐसे ही बहुत सारे बंडल हैं, और ये पूरी कंप्लीट क्या बन गई, यहाँ पर नर्व, क्या बन गई, नर्व बन गई। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए एक तार है, और तार के अंदर भी और तार होते हैं जो खुद से भी इंसुलेटेड होते हैं, और जो पूरा तार होता है वो भी इंसुलेटेड होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नर्व बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्व बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये दिख रहे हैं आपको नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स किससे मिलके बने, एक्सॉन से। ठीक है, तो ये इसका मेजर फंक्शन है। तो अब इसी के बेसिस पर हमारी तीन तरीके की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व, और एक होती है एसोसिएटेड या फिर मिक्स नर्व, जिसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सेंसरी और मोटर का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, सेंसरी और मोटर नर्व का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहां पर अब मेन बात आपको क्या जाननी है कि सेंसरी नर्व का फंक्शन क्या है। सेंसरी नर्व का फंक्शन है कि किसी भी रिसेप्टर से, अभी सब टर्म क्लियर करूंगा मैं आपको, रिसेप्टर से सिग्नल को ले जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, किसका काम है, सेंसरी नर्व का। मोटर नर्व का काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेकर आना कहां तक, इफेक्टर तक कहां तक, इफेक्टर तक। और एसोसिएटेड या फिर मिक्स नर्व्स में क्या देखने के लिए मिलता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया, तो एक टर्म आती है हमारे सामने, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कोई भी बाहर का एक फैक्टर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या शो करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या कर रही है, रेस्पॉन्स शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, तो वो गर्म चीज यानी कि हीट, वो गर्म चीज क्या है, हीट। तो हीट इज द स्टिमुलस, और उसको छूने के बाद आपने जो एकदम हाथ हटाया वो आपकी बॉडी का क्या था, रेस्पॉन्स था। आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया और आपने उस पे से हाथ हटा लिया। अब इस दौरान क्या हुआ कि जो सबसे पहले स्टिमुलस था, ठीक है, वहां से एक इंपल्स क्रिएट हुई। क्या क्रिएट होती है, इंपल्स, यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या क्रिएट होता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इंपल्स क्रिएट होती है स्टिमुलस से, और स्टिमुलस की वजह से किसने रिसीव किया स्टिमुलस को, रिसेप्टर ने।
और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स। जितने भी हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी आंखें हो गई, आपको देखने के लिए सिग्नल रिसीव कर रही है, नोज हो गई, सूंघने के लिए सिग्नल रिसीव कर रही है, ईयर्स हो गए, स्किन हो गए, सेंस को रिसीव कर रहा है ना, ये हमारे क्या हो गए? सेंस ऑर्गन्स। और ये किसका काम करते हैं? रिसेप्टर्स का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम कर रहे हैं? रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। रिसेप्टर से जो हमारी सेंसरी नर्व होती है, ठीक है, सेंसरी नर्व होती है, वो लेकर जाती है उसको सीएनएस तक। सीएनएस में या तो स्पाइनल कॉर्ड से काम चल जाएगा या फिर कई चीजों में हमें ब्रेन से सिग्नल मिलता है। अब ब्रेन से सिग्नल मिला किसको? मोटर नर्व लेकर आ रही है। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल कौन लेकर आ रहा है? मोटर नर्व लेकर आ रही है। और मोटर नर्व लेकर आती है सिग्नल कहां पर? इफेक्टर तक। और इफेक्टर हमारी मोस्टली क्या होती है? मसल्स होती है। मसल्स ही तो एक्ट करेंगी। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपने हाथ हटाना है तो मसल ने एक्ट किया वहां पर, इसलिए मसल क्या हो गई? इफेक्टर हो गई। ठीक है, और इफेक्टर पे आकर आपको क्या शो हो जाता है? रेस्पॉन्स शो हो जाता है। तो ये हमारी साइकिल है, ये पूरा हमारा साइकिल है। और इसी में हमारी क्या चलती है? नर्व इंपल्स चलती है। इसी साइकिल में हमारी क्या चलती है? नर्व इंपल्स चलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 11th क्लास के लिए, 10th आईसीएससी के लिए, 10th सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये हमारा पैटर्न बनता है। सबसे पहले स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, सेंसरी नर्व लेकर गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर गई, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। देखो, मोटर नर्व आ गई, इफेक्टर पर आकर उसने एक्ट करा मसल्स ने, और रेस्पॉन्स आपको शो किया, और रेस्पॉन्स में आपने हाथ एकदम से हटा लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। उसके बाद हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जाना, उसके बाद हमने नर्व्स जानी क्या होती हैं, उसके बाद हमने स्टिमुलस जाना, रेस्पॉन्स जाना, और आपका फैक्टर जाना, रिसेप्टर जाना, सेंसरी मोटर। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक सी बातें हो गई हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है 10th क्लास में इससे, आईसीएससी में और सीबीएसई में 11th क्लास में। एक छोटी सी बात अब हमने समझनी है। मान लीजिए ये डेंड्राइट है, अभी आपको वर्ड्स की मदद से बता रहा हूं। ये क्या है? डेंड्राइट है। ये सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, क्योंकि इसकी जो एंडिंग्स होती हैं वही कनेक्टेड रहती हैं सेंस ऑर्गन्स में। डेंड्राइट से जाता है हमारा सेल बॉडी में सिग्नल, सेल बॉडी से जाता है सिग्नल हमारा एक्सॉन में, एक्सॉन कैरी कर कर सिग्नल को ले जाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। ठीक है, कहां तक ले जाता है? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पर। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, और ऐसे ही फिर सिग्नल चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो समझ में क्या आ रहा है हमें? हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए ये आपका एक न्यूरॉन है, यहां से सिग्नल आया, ये गया, ये गया, यहां पर जैसे ही एंडिंग्स आती हैं, ठीक है, इन एंडिंग से जंक्शन बना रहता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का। ठीक है, इनसे क्या बना रहता है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का जंक्शन बना रहता है। और आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहां से सिग्नल क्या करता है? जंप करता है। ठीक है, सिग्नल जंप करता है, या फिर यहाँ पर सिग्नल मोस्टली इन द केस केमिकल ट्रांसमिशन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, केमिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ सिग्नल का केमिकल ट्रांसमिशन होता है, और फिर से सिग्नल आगे चल जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है नर्व इंपल्स को कैरी करने का। अब नर्व इंपल्स है क्या? नर्व इंपल्स एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, जो हमारा सिस्टम भेज रहा है ब्रेन के पास कि भाई अब क्या करना है। अब ब्रेन बता रहा है भाई ये करना है, गर्म चीज छू दी, जब तक आपके पास से ब्रेन से ऑर्डर नहीं आ रहा है, आपने हाथ थोड़ी हटाया, आपका हाथ वहीं थोड़ी चिपका रह गया, वहीं रखा थोड़ी रह गया, आपने एकदम हटा लिया। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कितना फास्ट है, लगभग 120, आप कह सकते हैं 120 की बहुत ज्यादा स्पीड में, है ना, बहुत फास्ट स्पीड में, एक सेकंड में लगभग 120 मीटर की, और इतनी स्पीड पर ये चल रहा है, एक सेकंड में बहुत ज्यादा स्पीड पर चल रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्यों चल पा रही? क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, नर्व इंपल्स का क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, और इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स का, यानी कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। अब हम जानेंगे कि वो कैसे है। ठीक है, चलिए, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बताने के लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए।
ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको रख लेते हैं और इसमें हम आपको दिखाएंगे डायग्राम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, चलिए। तो जब एक नर्व इम्पल्स नॉर्मल स्टेज में है तो वो नॉर्मल स्टेज हमारी क्या कहलाती है? पोलराइज्ड। अभी मैं बताऊंगा पोलराइज्ड क्यों कहला रही है। मान लीजिए ये एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस एक्सॉन के बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है क्यों? दिस पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ Na प्लस आयन एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, किसकी वजह से है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, खास बात क्या है कि यहां पर लगे रहते हैं आपके सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर क्या लगे रहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप्स। सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करते हैं? नॉर्मल कंडीशन में लगभग 3 Na+ तो बाहर की तरफ फेंक रहे हैं और 2 के अंदर की तरफ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम रहता है। तो बाहर यहाँ पर Na+ के एक्सेस होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन बन जाती है। आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पोलराइज मेम्ब्रेन है और यहाँ पर आप सिर्फ क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट। ठीक है, तो ये स्टेज कहलाती है हमारी पोलराइज्ड या फिर रेस्टिंग स्टेज। इस समय कोई सिग्नल नहीं आया। ठीक है, क्या होता है यहां पर? स्टिमुलस की आने की वजह से इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, स्टिमुलस आने की वजह से क्या होगा? चेंज इन परमिएबिलिटी। ठीक है, स्टिमुलस आने की वजह से क्या हो रहा है? चेंज इन परमिएबिलिटी। और इस परमिएबिलिटी की चेंज होने की वजह से क्या होता है? जो Na+ आयन होता है वो ज्यादा मात्रा में अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब जब ये Na+ अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो यहां पर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अंदर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ क्या हो गया? देखो, पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहलाती है? डीपोलराइजेशन। क्या कहला रही है? डीपोलराइजेशन। तो यहां पर ये क्या हुआ? स्टिमुलस आया और स्टिमुलस के आने से डीपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई और एक रीजन, पूरा नहीं, एक पार्टिकुलर रीजन में क्या हुआ? Na+ तो अंदर जाने लगा, K+ बाहर आने लगा, जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो ये कंडीशन बनी और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स आती है, और थोड़ी सी फिजिक्स क्या आती है मैं इसको आपको डायग्राम को जूम करके दिखाता हूं कि जो तीसरी कंडीशन आ रही है इसमें क्या होता है। देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, डायग्राम को। इस तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में और यहां से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। सेम कंडीशन यहां पर देखने के लिए मिलती है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होता है और यहां से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, है ना भाई? करंट, ऐसा नहीं कि करंट फ्लो हो रहा है, बस हम बोल रहे हैं क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहां आ जाता है और यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहां आ जाता है। तो इससे आगे का जो एरिया होता है अब वो हो जाता है क्या? डीपोलराइज्ड। आगे का एरिया क्या हो जाता है? डीपोलराइज्ड। और ये जो नॉर्मल वाला एरिया था, जब यहां पर बाहर से फिर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा देर नहीं रहेगी, तो ये क्या हो जाता है? अगेन से रीपोलराइज्ड। ठीक है, ये क्या हो जाता है? रीपोलराइज। और ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और साइकिल चलते 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 ये फाइनली पहुंच जाता है एक्सॉन एंडिंग्स पर। कहां पहुंच जाता है? एक्सॉन एंडिंग्स पर। ऐसे ही सिग्नल चलता रहेगा। तो साइकिल क्या समझ में आ रही है? नॉर्मल कंडीशन में पोलराइजेशन, ठीक है, स्टिमुलस आया तो क्या हो गया? डीपोलराइजेशन,
और इस पोलराइज स्टेट का फिर से क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। ये तीन चीज आपने याद रखनी है और इन तीनों चीजों में ये पूरा कंडक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं, देखो यहां पर स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आने से क्या हो गया, परमेबिलिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से Na प्लस अंदर आ गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, K प्लस बाहर चला गया, जिसकी वजह से जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो करंट का फ्लो हुआ इधर से इधर और इधर से इधर, जिसकी वजह से ये ऐसे मूव करता चला गया। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जिस डायरेक्शन में भी आप दिखाना चाहेंगे, है ना। इस डायरेक्शन में हम क्या दिखाएंगे, डेंड्राइट, और इस डायरेक्शन में एक्सॉन एंडिंग, है ना। इस डायरेक्शन में डेंड्राइट और इस डायरेक्शन में एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है, और इस डायरेक्शन में डेंड्राइट। तो ये चलते 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 फाइनली इस एरिया का देखो रिपोलराइजेशन हो गया, ये आगे वाला फिर डिपोलराइज है, इससे आगे पोलराइज है, ये फिर से डिपोलराइज हो जाएगा। तो ऐसे ही चलते 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 फाइनली ये कहां पहुंच गया, फाइनली ये पहुंच गया जो एक्सॉन की एंडिंग्स हैं उसके नॉब पर, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल नॉब। क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल नॉब। अब यहां पर क्या होता है कि इसका जो आगे वाला रीजन है, ये यहां पर एक गैप होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, और इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिखा देता हूं, देखो मैं आपको, देखने से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से सिग्नल आया और ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये प्री साइनेप्टिक नॉब है, एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, डेंड्राइट आ गया। ये प्री साइनेप्टिक नॉब है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही सिग्नल यहां आता है तो ये जो क्लेफ्ट वाला रीजन होता है इसमें Ca2 प्लस आयन जो होते हैं, Ca प्लस प्लस आयन का रिलीज हो जाता है, ठीक है। Ca प्लस प्लस आयन रिलीज होके ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स में भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्ट कॉमनली एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, और होता है GABA, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोलाइन का यहाँ पर क्या होगा, ये जब कैल्शियम आयन आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को बस्ट करा देते हैं, इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को बस्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलाइन यहां पर रिलीज होकर जो डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, वहां पर रिसेप्टर लगा हुआ है, वहां पर अटैच हो जाता है। इसके अटैच होने का ही एक तरीके से इसका अटैचमेंट ही क्या काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है। इसका अटैचमेंट किसका काम करता है, स्टिमुलस का। और जैसे ही अटैच हो जाता है तो यहाँ पर फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है, यानी कि ये स्टिमुलस का काम करता है, तो वहां पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है तो वो आगे फिर से ऐसे ही बढ़ जाता है, और फिर जब दोबारा वहां पर पहुंचता है फिर से न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, और ये फास्टली कहां तक जाता है, ब्रेन से, ब्रेन से सिग्नल लेकर आता है वापस मसल से, और आपकी बॉडी क्या कर देती है, एक्शन शो कर देती है, ठीक है। तो ये साइनैप्स हो गया, ये जो जंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है, इसको ध्यान से देखना, 2-4 मिनट की ज्यादा लेंथ हो गई है इसकी, बट आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसको ही थोड़ा सा डिटेल में।